हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो, पीएसआई की 22वीं क्लास और आज हम इस क्लास के दौरान पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात हम करें तो तत्पुरुष समास का भाग नंबर 1 आज हम अध्ययन करेंगे। पीएसआई के लिए हमारी ये 22वीं क्लास है, समास की हमारी ये चौथी क्लास है। तो एसआई वाले छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेज ये चल रही है। रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पटवार या जितने भी हिंदी व्याकरण के टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है। तो एक बार मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करें। फिर मैं यहाँ पे आज की क्लास में तत्पुरुष समास का यहाँ पे गर्दा उड़ाने वाला हूँ, यानी आपको अच्छी तरीके से तत्पुरुष समास को समझाने वाला हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने आपको अव्ययभाव समास के बारे में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी थी। और अव्ययभाव समास को मैंने 50 मिनट में एक ही क्लास में पूरे अव्ययभाव समास को आपको समझाया, जिसके 6 नियम लगते थे। तो आज मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का हमारा जो सेशन आपको दिखाई दे रहा है तत्पुरुष समास है। 22वां हमारा सेशन रहेगा और हमारा समास के लिए चौथा सेशन रहता है ये हिंदी व्याकरण के लिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं, मैं पटवार की बात करूं, रीट की बात करूं, एसआई की बात करें या जितने भी हिंदी व्याकरण के एग्जाम होते हैं भाई, वहां पर ये तो टॉपिक है आपका काम का। तत्पुरुष समास क्या होता है और यहाँ पे इसकी क्या कहानी रहती है, पूरी की पूरी बात हम अपने करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो समास दिखाई दे रहा है ये शब्द कैसे बना है, तत् धन पुरुष से ये बना है भाई। यहाँ पे इस शब्द में आपको व्यंजन संधि मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इस शब्द में आपको क्या मिल जाएगी, व्यंजन संधि मिल जाएगी। अब देखिए, आपको पता है मैंने आपको बताया था भाई समास में जब आप बात करो तो आपको क्या चीज याद रखनी है, पूर्व पद जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रथम पद के नाम से जानते हैं, यह है आपका। और उसके बाद में बात करूं मैं आपके साथ में उत्तर पद, और उत्तर पद को हम किस नाम से जानते हैं तो उत्तर पद को हम द्वितीय पद के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, पूर्व पद आपको दिखाई दे रहा है और उत्तर पद आपको दिखाई दे रहा है। यानी हमारा जो तत्पुरुष समास है, सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि भाई इस समास में आपका कौन सा पद होगा प्रधान, ये बात आपको यहां से रखनी है ध्यान, ठीक है। यानी आपको इस समास में कौन सा पद होगा प्रधान, ये बात रखनी है आपको ध्यान। तो मैंने आपको लास्ट समास में यानी अव्ययभाव समास में आपको बताया था, अव्ययभाव समास था जिसमें मैंने आपको बताया था भाई कि पूर्व पद होता है प्रधान, पूर्व पद होता है प्रधान और उत्तर पद आपका हो जाता है अप्रधान। उत्तर पद क्या हो जाता है आपका, अप्रधान हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भाई पूर्व पद है वो एक ही बार प्रधान होगा, पूर्व पद है उसको एक ही बार प्रधान करना है। तो आपने पूर्व पद को प्रधान कर दिया, तो भाई अब आपको कौन सा पद प्रधान करना होगा, यहाँ पे इसका जो तत्पुरुष समास है इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास है, इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो भाई दो आदमी एक प्रधान है तो भाई दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अप्रधान। यानी जब दूसरा प्रधान है तो पहला वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका, अप्रधान व्यक्ति यहाँ पे हो जाता है। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, पहला वाला व्यक्ति जब है आपका अप्रधान तो दूसरा वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका, प्रधान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तत्पुरुष समास की मैं आपके साथ में बात करूं तो द्वितीय पद प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है आपका, पूर्व पद आपका अप्रधान होता है। इस समास की संरचना आपके सामने क्या बनने वाली है वो देख लीजिए। इस समास की संरचना आपके साथ में बनेगी, प्रथम पद यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा होगा और द्वितीय पद भी क्या होगा आपका, संज्ञा होगा। देखिए आगे आने वाले समास में ये स्थिति आपकी बनती रहेगी बारी बारी से कि पहली संज्ञा आ जाएगा और दूसरा भी संज्ञा आ जाएगा, ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। लेकिन आपको इन दोनों में फर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई इसमें तत्पुरुष समास है वो किस तरीके से है, इस बात का आपको फर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। जब इसका किया जाएगा ये तो मिलेगा आपको समस्त पद में, ये तो आपको किस में मिलेगा,
ये आपको मिल जाएगा, समस्त पद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद में अगर बात करूं भाई, आपको ध्यान कैसे रखना है, आपके सामने जब प्रथम पद आ जाए संज्ञा और बीच में जब आप इसका सामासिक विग्रह करो, बीच में विभक्ति आ जाए और अंतिम पद वापिस से आपका संज्ञा पद आ जाए, तो भाई आपको क्या याद रखना है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तत्पुरुष यहाँ पे समास होगा। ऐसी स्थिति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे सही लिख रहा हूं मैं, कुल मिलाकर ये जो स्थिति आपके सामने बनेगी, कुल मिलाकर ये स्थिति जो आपकी बनेगी, इस स्थिति में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये तत्पुरुष समास रहता है। क्यों रहता है कि भाई साहब ये है सबसे बड़ा समास, ये भाई सब इस समास में क्या है, समास में सबसे बड़ा भाई है, यानी सबसे बड़ा समास है ये। सबसे बड़ा समास क्यों है ये भी आपको याद रखनी है। एक तो बात इसकी 6 पद होते हैं, 6 प्रकार इसके होते हैं, और अन्य की बात करूं तो 4 प्रकार, कुल मिलाकर बात करूं तो 10 प्रकार हो गए। लेकिन पद प्रधानता की दृष्टि से 2 प्रकार हो गए, ये भी इसमें अकाउंट हो जाते हैं, द्विगु और कर्मधारय। इस कारण से समास को क्या माना जाता है, बहुत ही बड़ा समास माना जाता है, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तत्पुरुष समास तत् धन पुरुष से बना है और इस शब्द में व्यंजन संधि आपकी लगती है। पूर्व पद इसका अप्रधान होता है और उत्तर पद आपका यहाँ पे प्रधान होता है। संरचना संज्ञा के बाद में संज्ञा आएगी, ये तो होगा समस्त पद। और संज्ञा अगर विग्रह करोगे आप तो संज्ञा के बाद में बीच में क्या आनी चाहिए, विभक्ति आनी चाहिए, और प्रथम पद क्या आना चाहिए, दूसरा पद भी संज्ञा आना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सामासिक विग्रह। कुल मिलाकर इस समास की बात करूंगा तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अब देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पे क्या रहती है, इस समास की परिभाषा यहाँ पे क्या रहती है। एक ही लाइन में मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा। परिभाषा में अगर हम बात करें तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान और संज्ञा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। यह परिभाषा आपको क्या रखनी है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जिस समास का उत्तर पद क्या हो, यहाँ पे प्रधान हो। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे मैंने बताया कि उत्तर पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, ये भी बात मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ उत्तर पद और पूर्व पद यहाँ पे क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। ये दोनों बात आप याद रखोगे तो भाई दोनों ही पद यहाँ पे क्या है, संज्ञा पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उस समास को किस नाम से जाना जाता है, तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रह गई होगी। अब मैं इसके प्रकारों की बात आपको बता देता हूं। अब मैं इनके प्रकारों की बात आपको यहाँ पे बताऊंगा। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही बड़ा समास आपका यहाँ पे हो जाता है। एक बार मैं पूरा का पूरा आपके सामने प्रकार का जो लेखा जोखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उदाहरण तो आप हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हो, उदाहरणों की चिंता आपको छोड़ देनी है। पूरा का पूरा इस समास का जो लेखा जोखा प्रकारों का है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगली जो हेडिंग आप डालोगे भाई, अगली जो हेडिंग आप डाल दोगे वो ये डालोगे, कौन सी, कि समास के तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। क्या डालोगे हेडिंग, तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास के भेद किस तरीके से पूछे आपको, तो आपको अलग अलग तरीके से उत्तर देना है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, आपसे ये पूछ लिया जाए पद प्रधानता की दृष्टि से पद प्रधानता की दृष्टि से भेद,
तो आपको क्या उत्तर बताना है? 2 उत्तर बताना है। जब आपसे तत्पुरुष समास के भेद पद प्रधानता की दृष्टि से आपसे पूछ लिए जाएं तो आपको भेद कितने बताने हैं भाई? आपको बताने हैं 2 भेद। सबसे 1 नंबर पर मैं पहले भेद की बात आपके साथ में करूं तो जिस प्रकार से आपका जो तत्पुरुष समास है उसका कौन सा पद प्रधान है? आपका उत्तर पद। इसका कौन सा पद प्रधान है? आपका उत्तर पद आपका यहाँ पे प्रधान है। तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान वाले 2 समास और होते हैं जिनका नाम होता है द्विगु समास। इनका नाम क्या होता है? यहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम क्या होता है? आपका द्विगु समास होता है। और दूसरे समास की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो भाई यहाँ पे दूसरा जो समास होता है जिसका नाम क्या है? कर्मधारय समास। कर्म को धारण करने वाला समास है ना, कर्मधारय समास। भाई पद प्रधानता की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 2। पहला द्विगु समास, दूसरा आपका कर्मधारय समास। आपको याद रखना है। दूसरी हेडिंग आपको क्या ध्यान रखनी है? समास, तत्पुरुष समास के मूल भेद। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समास के मूल भेद, तो भाई ये भी आपका जो जवाब है वो क्या रहेगा? 2 रहेगा। तत्पुरुष समास के जो मूल भेद होंगे उन्हीं मूल भेदों की भी बात अगर मैं आपके साथ में करूं तो मूल भेद भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? आपके पास 2 प्रकार के भेद होंगे और इन दोनों भेदों के मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने ये बताया जब पद प्रधानता की दृष्टि से बात करें तो आपके सामने 2 भेद यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं भी तत्पुरुष समास के मूल भेदों की अगर बात करी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है। एक होता है जी पहला समानाधिकरण, और दूसरे भेद की अगर मैं बात करूं आपके साथ में तो हो जाएगा व्याधिकरण। तो कुल मिलाकर बात करी जाएगी तो दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके साथ कि तत्पुरुष समास के मूल भेद कितने होते हैं तो 2 भेद हैं, समानाधिकरण और यहाँ पे व्याधिकरण। पद प्रधानता की दृष्टि से भी भेद आपसे पूछे जाए तो द्विगु समास है और आपका कर्मधारय समास यहाँ पे रहता है। तो उसके बाद में अगर मैं आपको बात बताऊं तीसरे प्रकार का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इनकी भी बात मैं आपके सामने बताऊंगा। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करोगे, फिर मैं आपको अगला जो तीसरा जो भेद होता है किस तरीके से तत्पुरुष को मैंने कहा कि ये भाई बहुत बड़ा समास है, कैसे आपका ये प्रश्न पूछा जाता है, उसकी बात मैं आपके साथ में यहाँ पे करने वाला हूं। तो अगला जो आपका तीसरा जो प्रश्न है वो इससे पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास के कुल भेद कितने होते हैं। तत्पुरुष समास के कुल भेद कितने होते हैं। तो भाई यहाँ पे कुल भेदों की बात करी जाएगी। तो आपने, अब आप ये कहोगे सर आपने भी जो 2 प्रकार बताए हैं वो तो हमने पहले कभी नहीं पढ़े, और आपने कौन से भेद पढ़े हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपने शुरू से लेकर तत्पुरुष समास के सीधे 6 भेद पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल मैंने भी पढ़ा था, लेकिन भाई हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कंपटीशन है बड़ा ही हार्ड हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, बड़ी डिटेल से यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास की मैं बात करूंगा तो भाई कुल भेद यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। हाँ 6 भेद कौन कौन से होंगे, इन 6 भेदों की बात मैं आपके साथ में कर रहा हूं। तो आपके सामने सबसे पहला भेद कौन सा होता है, इस पहले भेद को जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। ये तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसको आप दूसरे नाम से किस तरीके से जान सकते हो, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। तो भाई दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में आपका जो जवाब होगा वो 6 होगा। आपसे ये पूछा जाए समास, तत्पुरुष समास के कुल भेद कितने? 6। विभक्ति के आधार पर कुल भेद कितने? 6। तो आपके दिमाग में आ गया अभी। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं,
क्योंकि भाई आपको मैं तो डिटेल से पढ़ाता हूँ, मैंने तो ये कसम ही खा रखी है कि चाहे अपने कुछ भी हो, मुझे शॉर्ट नहीं चलना है, मुझे तो डिटेल से चलना है। हालांकि हो सकता है आपको परीक्षा एग्जाम पास करने के लिए आपको शॉर्ट चलना पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो भाई डिटेल वाली क्लास आपको जरूर पढ़नी है। अब आपके सामने नाम आया जी विभक्ति, और विभक्तियां क्या होती हैं, सबसे पहले मैं इसी बात को स्पष्ट करूंगा और उन्हीं विभक्तियों के आधार पर उन 6 भेदों की बात मैं आपके साथ में करने वाला हूं। अब आपके सामने होता है जी विभक्तियों की कहानी शुरू। अब किसकी कहानी शुरू होती है, विभक्तियों की कहानी शुरू। आपको पता ही है भाई विभक्तियां किस में होती है, विभक्तियां होती है कारक में। ठीक है, विभक्तियां किस में होती है, कारक में होती हैं। कारक कितने होते हैं आपके पास में, 8 कारक होते हैं, और उन्हीं 8 कारकों की क्या होती है, 8 विभक्तियां होती है। 8 कारक होते हैं, 8 कारकों की क्या होती है, विभक्तियां होती है। विभक्ति का जो नाम है वो दूसरा वो क्या होता है, परसर्ग होता है, और इसका कारक चिन्ह भी नाम यहाँ पे होता है। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है विभक्ति के स्थान पर परसर्ग कारक चिन्ह के आधार पे तत्पुरुष समास के भेद कितने, 6। परसर्ग के आधार पर कारक तत्पुरुष समास के भेद कितने, 6, और आपका विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद कितने, 6। तो कारक 8 हो गए, विभक्तियां भी 8 हो गई, परसर्ग भी 8 है और कारक चिन्ह भी आपके 8 है। पहला आपका देखिए कौन सा होता है, कर्ता, दूसरा आपका होता है कर्म, तीसरा आपका होता है करण, ठीक है, चौथा आपका होता है संप्रदान, और यहां पे मैं 5वां और 6वां लिख रहा हूं। 5वां होता है आपका अपादान, 6वां आपका कौन सा होता है, संबंध, और 7वें कि अगर मैं बात कर दूं भाई आपके साथ में तो आपको पता ही है अधिकरण होता है, और नेक्स्ट की बात करूं तो होता है आपका कौन सा, संबोधन। आप कहोगे सर आपको तो पढ़ाने हैं समास, लेकिन आप तो लेके आगे हमें तत्पुरुष समास आपकी कारक के ऊपर, किसके ऊपर लेके आ गया मैं आपको, कारक के ऊपर। हाँ बिल्कुल मैं आपको कारक के ऊपर ही लेके आया हूँ। भाई मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, जब आप हिंदी पे व्याकरण पढ़ने बैठो तो आपके दिमाग में आप चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आपके व्याकरण के जो कुल मिलाकर 18 से 20 टॉपिक हैं, मुख्य मुख्य जो टॉपिक, उन टॉपिकों को आपके माइंड में घूमना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं ये शब्द है वो संज्ञा है, आपका सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कारक है, काल है, लिंग है, वचन है, यानी ये है वो किस किस में लागू हो रहा है, तो उस आधार पे। लेकिन हमारी तो कहानी यही है कि विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष, और विभक्तियां किस में होती है, कारक में होती है, तो हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। विभक्तियां आपकी 8 है, लेकिन यहाँ पे मैंने भेद कितने लिखे हैं, 6 लिखे हैं। तब मुझे क्या लिखनी पड़ गई, ये विभक्तियां आपकी यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ गई। आपके सामने विभक्तियां हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे राम, अरे ओ, अबोध। इस तरीके से यहाँ पे ये जो शब्द है वो यहाँ पे आ जाते हैं। यानी यहाँ पर मुझे कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी लगानी है, ने, और कर्म कारक की विभक्ति लगानी है मुझे को, करण की विभक्ति लगानी है मुझे से, या फिर हमें के द्वारा, और अगली विभक्ति को हम कहेंगे के लिए। लेकिन भाई जब वाक्य आ जाए तो वहाँ पर को भी कई बार क्या है, आ जाता है, लेकिन विभक्ति मुख्य रूप से के लिए होती है। अपादान की विभक्ति होती है से, भाई अलग होने के अर्थ में, तुलना के अर्थ में यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे संबोधन में क्या होता है, का, के, की, ठीक है, का की होता है, और अधिकरण में होता है जी आपका में और पर। अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है, और संबोधन में हे, अरे होता है। संबोधन में क्या होता है, हे और आपका अरे होता है। तो इस तरीके से ये है भाई आपकी कारक की विभक्तियाँ। ठीक है, ये 8 कारक आपको मैंने बता दिए हैं। अब 8 कारकों में से आपको क्या करना है, 8 कारक जो आपको विभक्तियों से दिखाई दे रहे हैं, उन कारकों में से पहला कारक कर्ता कारक और अंतिम कारक संबोधन कारक, इसको हम काट देंगे, और बीच में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और छठा, यानी कुल मिलाकर ये जो 6 प्रकार है वो आपके क्या हो जाते हैं, ये तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, आपके तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। तो कर्म कारक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, आपके ये 6 भेद यहाँ पे हो जाते हैं। देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूँ अच्छी तरीके से। हो सकता है टाइम आपका ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये कारक की भी बात मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं, इसके जो 6 भेद होते हैं, 6 भेदों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बारी बारी से हम 2-2, 3-3 उदाहरणों के माध्यम से उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला भेद होता है आपका कर्म तत्पुरुष, ठीक है। और कर्म तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होती है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो प्रकार होता है आपका, दूसरा होता है आपका करण तत्पुरुष, और जिसकी विभक्ति होती है से या फिर के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरी विभक्ति आपकी यहाँ पे होती है। और अगला जो तीसरा जो प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष आपका यहाँ पे होता है। और संप्रदान की विभक्ति आपको केवल और केवल एक ही विभक्ति यहाँ पे याद रखनी है, के लिए को विभक्ति है। शब्द शुद्धि में, कारक में अपने यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर आपको एक ही विभक्ति याद रखनी है। चौथा भेद होता है जिसे हम अपदान तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, अपदान तत्पुरुष, और जिसकी विभक्तियाँ होती है से, और ये किसके संदर्भ में आती है विभक्ति, आपकी अलग होने के अर्थ में। आपकी विभक्ति ये किसके संदर्भ में आती है, अलग होने के अर्थ में आती है। 5वें प्रकार की मैं बात आपके साथ में करूं तो 5वां जो भेद होता है आपका, अगला जो भेद आता है आपका संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष की बात करूं तो विभक्तियां होती है का होता है, की होता है और के होता है, ठीक है। का तो पुल्लिंग शब्द के लिए, के बहुवचन पुल्लिंग के लिए आता है, और ये स्त्रीलिंग एकवचन के लिए आता है। और ये छठा आपका जो प्रकार होता है, जिसे मैं किस नाम से जानता हूँ, अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जानता हूँ। अधिकरण तत्पुरुष के नाम से मैं यहाँ पे इसको जानता हूँ। और यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष की जो विभक्तियाँ होती है वो 2 विभक्ति होती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपके साथ में बात करूँ तो 6 आपके जो प्रकार है वो इस तरीके से रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष है, को विभक्ति होती है, कर्ण तत्पुरुष है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, से और के द्वारा होता है। और यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है, अपदान के लिए आपका से अलग होने के अर्थ में आ जाता है, संबंध में आपका का के किया आ जाता है, अधिकरण में आपका में और पर विभक्तियाँ यहाँ से आ जाती है। तो ये है आपके विभक्ति के आधार पर। अब कई बार क्या है, हम जब लास्ट में जाएंगे और अगला हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य भेदों को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये अन्य भेद कितने होते हैं, ये अन्य भेद भी भाई आपके कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। अन्य भेद भी कितने होते हैं, आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। ये 4 भेद आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे। ये 4 भेद है कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताओगे, कमेंट में टाइप करके बताओगे। नहीं तो मैं अगली क्लास इन्हीं पे लेके आऊँगा और आपको ये जो 4 के भेद हैं, इन 4 भेदों के नाम आपको बताऊँगा। लेकिन आपको एक बार इतना याद रखना है कि तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपको ये जो 4 भेद हैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा, या फिर आप कहते हो तो भाई मैं इसी क्लास में आपको यहाँ पे कर देता हूँ आपका क्लियर। अब मैं इन समासों के ऊपर, एक एक समास के ऊपर 2-2, 4-4 उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष इस क्लास को पूरा करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ना। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे न्य तत्पुरुष है, मध्यलोपी है, अलुप्त तत्पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है जैसे एक लुप्त पद आता है। तो ये 4 भेद होते हैं इसके अन्य तत्पुरुष के। तो अब हम एक एक समास के ऊपर, हम कुल मिलाकर इन्हीं समासों के ऊपर हम बात करेंगे। ये जो 6 प्रकार हैं बड़ी ही डिटेल से, बड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था शॉर्टकट वाली कहानी अपने नहीं रहेगी। जब हम पढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाला, तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष,
सबसे पहले आपका कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है वो यहाँ पे को होती है। कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है वो को होती है। अब हम बात करें कि इसमें दूसरा पद तो क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा पद यहाँ पे क्या होगा, प्रधान होगा। और पहला पद क्या होगा आपका, यहाँ पे एक संज्ञा होगी, दूसरा भी एक प्रधान आपका होगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पद होगा वो किसका काम करेगा, कर्म का काम करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो द्वितीय पद होगा वो किसका काम करेगा, द्वितीय पद है वो कर्म का काम करेगा, कर्म का कार्य करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा पद होगा वो किसका कार्य करेगा, यहाँ पे कर्म का कार्य आपका करेगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपके सामने उदाहरण आ गया परलोक गमन, ठीक है, उदाहरण आ गया आपके सामने परलोक गमन, और आपके सामने एक है परलोक, दूसरा है गमन, जाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए जब इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का जो विग्रह वो आ जाता है परलोक को गमन, ठीक है, परलोक को गमन। अब बीच में हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है को की विभक्ति यहाँ पे हम इसकी लगा देते हैं। अगला जो उदाहरण है जिसकी बात मैं आपके सामने करूं, दिल तोड़, दिल तोड़। और जब हम दिल तोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है दिल को तोड़ना, या तोड़ने वाला भी आप लिख सकते हो, गमन करने वाला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा है तीसरा जो उदाहरण मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे जेब कतरा, और यहाँ पे एक है जेब एक है कतरा, और शब्द आपका हो जाता है जेब को कतरने वाला। को की विभक्ति आपके सामने यहाँ पे आ रही है, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, ठीक है। आगे जाके नेक्स्ट हम चौथे उदाहरण की बात करेंगे। जैसे हम बात करें मुरलीधर, जैसे हम बात करें मुरलीधर, तो भाई अपने इस मुरलीधर की भी बात मैं आपको बताऊंगा, मुरली को धारण करने वाला। अगर भाई मुरलीधर उदाहरण आ जाए और आपका ऑप्शन में ये देखिए मुरलीधरन की बात मैं आपको बता रहा हूं, पहला ऑप्शन आपका तत्पुरुष है और दूसरा ऑप्शन आपका आ जाता है जी बहुब्रीहि। अगर भाई इसी कंडीशन में आपसे इसका जो समास पूछा जाए तो आप कौन से समास की ओर जाओगे, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको जाना होगा बहुब्रीहि समास की ओर। आपको कौन सा कहाँ जाना होगा, बहुब्रीहि समास की ओर जाना होगा। क्यों जाना होगा, देखिए भाई मुरलीधर, मुरलीधर किसका अर्थ में आ रहा है, यहाँ पे कृष्ण के अर्थ में आ रहा है। जब आप कृष्ण का अर्थ लेते हो तो बहुब्रीहि समास करना होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास मिला ही नहीं है तो भाई आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास को आपको हमेशा याद रखना है, कहीं इस भाई साहब को भूल मत जाना। अगर आप इसको भूल गए तो भाई क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण की बात मैं आपको करूं, विद्युत मापी। 5 उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं। विद्युत मापी, ठीक है, विद्युत को मापने वाली, विद्युत को मापने वाली, विद्युत को मापने वाली क्या होती है, विद्युत मापी होती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये आपके कर्म तत्पुरुष के 5 भेद आपके सामने है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। परलोक गमन, दिल तोड़, जेब कतरा, मुरलीधर, विद्युत मापी, और बहुत सारे उदाहरण होते हैं। प्राप्त उद्दक होता है, ठीक है, तो उद्दक को प्राप्त करने वाला, इस तरीके से बहुत सारे जो इसके उदाहरण हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। पहले वाली क्लासों में मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी पहली वाली क्लास में आपको लगा रखा है, ठीक है, जिसकी लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। आई बटन से आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आप एसआई और रीट वाली प्लेलिस्ट में जाके मेरी और विस्तृत क्लासें में आपको देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं अच्छी वाली व्याकरण आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो दूसरा भेद हो जाएगा आपका, कौन से वाला, दूसरा जो भेद हो जाएगा जिसे हम करण तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, और जिसकी विभक्ति क्या होती है, से और आपकी के द्वारा होती है। से और आपकी क्या होती है, के द्वारा यहाँ पे आपकी जो विभक्तियाँ हैं वो होती है, ठीक है। से और आपकी जो के द्वारा विभक्तियाँ होती है। अब देखिए यहाँ पे जो द्वितीय पद है वो किसका काम करता है, साधन का काम करता है।
किसका काम करता है, एक साधन का काम करता है। अब एक चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे से विभक्ति लगानी है तो कोई भी भाई निर्जीव वस्तु है उसके लिए आप क्या लगाओगे, प्रथम पद अगर निर्जीव है तो लगभग आपको से विभक्ति लगानी है। अगर आपका प्रथम पद सजीव पद है तो आपको आपके द्वारा लगानी है। ठीक है, ये लगभग तकरीबन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, क्योंकि दो विभक्तियां हैं। आप कहोगे सर हम कौन सी वाली विभक्ति का चुनाव करें, तो आपको मैंने ये बता दिया, जब प्रथम पद अगर निर्जीव आ जाए तो आपका से विभक्ति लगाओगे, और द्वितीय पद है आपका वो निर्जीव आ जाए तो आप कौन सा पद लगाओगे, आप यहाँ पे सजीव, यहाँ पे लगाओगे तो के द्वारा लगाओगे, वहाँ पे सजीव पद होना चाहिए। कुछ उदाहरणों की बात मैं आपके साथ में करूं तो यहाँ पे जैसे उदाहरण है, यहाँ पे हस्तलेखन, तो यहाँ पे जब इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हस्त के द्वारा लेखन। क्या हो जाएगा भाई, हस्त के द्वारा लेखन। ठीक है, अगला मैं उदाहरण बताऊं आपको, वाक युद्ध। कौन सा, वाक युद्ध, वाक मतलब वाणी, व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, वाक क्या हो जाएगा, वाणी हो जाएगा। ठीक है, वाक के द्वारा युद्ध, क्या हो जाएगा, वाक के द्वारा युद्ध यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जब से लगाना है तो निर्जीव आएगा वहाँ पे तब से लगाओगे, अगर सजीव आ जाए तो आपको के द्वारा लगाना है। ठीक है, कुछ उदाहरण और बता देता हूँ भाई, जैसे अकाल पीड़ित है, जैसे यहाँ पे अकाल पीड़ित है, और चौथा अगर बात करूँ तो दोषपूर्ण है। तो दो उदाहरण हम यहाँ पे, तुलसीकृत है। पांचवा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा तुलसीकृत। ठीक है, ये 5 उदाहरण। जैसे अकाल पीड़ित है तो भाई अकाल आपका निर्जीव कोई चीज़ है, जिसे मैं से लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका विग्रह कर दूंगा अकाल से पीड़ित। दोषपूर्ण, दोषपूर्ण तो यहाँ पे आ जाएगा दोष से पूर्ण, अगर इसका विग्रह करेंगे तो से विभक्ति आपको यहाँ पे लगानी होगी। कौन सी विभक्ति आपको यहाँ पे लगानी होगी, से विभक्ति आपको यहाँ पे प्रयोग में लेनी होगी। तुलसीकृत मतलब है तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, एक उदाहरण और बता दूं, याद आ ही चुका है तो भाई मैं आपको देता हूं बता। तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त तो भाई ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। तो इस तरीके से ये जो आपका है करण जो तत्पुरुष समास है, इसकी विभक्ति कौन सी हो जाती है, यहाँ पे के द्वारा जो विभक्ति है उसके माध्यम से और से विभक्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या है भैया पेड़ूंगा। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर मैं आपके सामने अगला जो प्रकार है उस प्रकार की बात करूँ तो संप्रदान आता है, और संप्रदान के उदाहरण तो आपने बहुत सारे पढ़े ही होंगे, और संप्रदान के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप हमेशा उनको संप्रदान में मानते हो लेकिन वही वो संप्रदान होते नहीं हैं। तो आपका जो तीसरा जो भेद होता है जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष, जिसका तीसरा भेद है जिसका नाम क्या है, संप्रदान आपका तत्पुरुष समास है। संप्रदान आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास है, और संप्रदान तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है वो के लिए होती है। क्या होती है, के लिए आपकी यहाँ पे ये विभक्ति आपकी काम करती है। और पूर्व पद है, पूर्व जो पद है वो द्वितीय पद के लिए होता है। पूर्व जो पद है वो किसके लिए होता है, द्वितीय पद के लिए होता है। पूर्व जो पद है वो किसके लिए होता है भाई, द्वितीय पद के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पूर्व पद होता है वो किसके लिए होता है, द्वितीय पद के लिए आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कर देता हूँ उनको सीधा, क्योंकि थोड़ा सा अपने कैमरा है वो तिरछा लगा, इस कारण से आपको लाइनें थोड़ी तिरछी दिख रही होगी। तो यहाँ पे विभक्ति है। सबसे बड़ा उदाहरण विद्यालय, विद्यालय है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अनाथालय, रंगमंच, और यहां पे कुछ उदाहरण मैं यहां पे इस साइड में लिख रहा हूं,
कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे इस साइड में लिख रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे मेरे साथी है जो रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है और आपकी पर्णशाला है। ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 उदाहरण आपको दिख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए साबित होने वाले हैं। ये जो 3 उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों उदाहरणों को संप्रदान में रख दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण नहीं है तो तत्पुरुष के उदाहरण, लेकिन ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण नहीं है। तो कौन से के ये उदाहरण है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये मध्य पद लोपी जो अन्य की हम बात करते हैं उनमें ये क्या किए जाते हैं, काउंट ये किए जाते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया विद्यालय, अनाथालय, और यहाँ पे अगला जो उदाहरण है आपका आराम कुर्सी, और एक उदाहरण और है रनवास, और एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं देश प्रेम। एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं, कौन सा, देश प्रेम यहाँ पे ले लेता हूँ। आपके सामने जो ये उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए विद्यालय है। अब देखिए एक प्रथम पद है ये और ये दूसरा पद, ये प्रथम द्वितीय। अब इनके बीच में कौन सी विभक्ति आपको प्रयोग में लेनी है, के लिए विभक्ति लेनी है। ठीक है, अगर आपने इन तीनों पदों में अगर के लिए विभक्ति प्रयोग में ले ली तो भाई आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या है, विद्या के लिए आल्य। ठीक है, पहला पद है विद्या, दूसरा पद है आल्य। मैंने बताया पहला पद है वो दूसरे के लिए बना होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आपको करना है। द्वितीय पद है वो पहले के लिए बना होता है, उल्टा इसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो द्वितीय पद है वो किसके लिए बना होता है, पूर्व पद के लिए बना होता है। थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया, थोड़ा सा आप करेक्ट इसको कर लोगे। विद्या के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे आल्य हो जाता है। दूसरा जो पद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनाथ के लिए आल्य, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनाथ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आल्य हो जाएगा। ठीक है, रंगमंच, रंगमंच क्या हो जाएगा, रंग के लिए मंच। आपने भाई रंगमंच तो देखा ही होगा और आपने नृत्य भी किया होगा रंगमंच पर, तो वही रंगमंच चाहिए। आराम कुर्सी मतलब क्या हो जाएगा, ये आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, आराम के लिए ये क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। आराम के लिए यहाँ पे कुर्सी, ये आपको ध्यान रखना है। रनवास का मतलब क्या होता है, रानियों के लिए वास, रानियों के लिए वास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और उदाहरण भी बताऊंगा। जैसे आपका वनवास है और एक वनवासी शब्द है, उन दोनों शब्दों के ऊपर भी मैं आपके साथ अच्छी तरीके से बात करूंगा, लेकिन आगे क्लास में करने वाला हूँ। लेकिन अब याद रखना है आपको, जो रनवास है उसमें रानियों के लिए वास आपका ये हो जाता है। और देश प्रेम क्या हो जाता है आपका, देश के लिए यहाँ पे प्रेम, देश प्रेम क्या हो जाता है आपका, देश के लिए प्रेम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, संप्रदान जो तत्पुरुष है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो हमने कुल मिलाकर समास के प्रकारों के साथ में प्रकार की पूरी डिटेल मैंने बताई, और हमने 3 समासों की जो विस्तृत चर्चा है वो मैंने आज की क्लास में करी। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 3 समास और जो अन्य वाले 4 समास हैं उन 7 समासों की बात मैं अगली क्लास में करूंगा। लगभग हमारा जो ये सेशन है 40 मिनट का जो सेशन है वो पूरा हो चुका है। अगली क्लास में मैं फिर आपके साथ में रूबरू होने वाला हूं। पार्ट नंबर 5 में मैं तत्पुरुष समास को पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट कल मैं आपको मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।